हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम जीएसटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कब होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? तो बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी इज गिवन इन द सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर आपको बताया गया है कि किस तरह से जीएसटी लगाया जाएगा। और एज पर द सेक्शन 9, जीएसटी जो होता है शैल बी लिविड ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। जो सेक्शन 15 के अंदर जो डिटरमाइन किया गया है कि किस चीज के ऊपर या कौन सी गुड्स या सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उसके हिसाब से हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे काउंट करना है अंडर सेक्शन 9। सो यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन जो 15 जो है, सेक्शन 15 प्रिस्क्राइब दैट द parameters of the arriving at the time of taxable supply or the goods or service which is normally that is transaction value। जो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होता है उसके हिसाब से हम उसके वो पैरामीटर्स के हिसाब से कब आपको गुड्स रिसीव होता है वो डिसाइड करते हैं, दैट इज अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इन सर्टेन सिचुएशंस ऐसा होता है कि हाउएवर द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट कंसीडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी liability, and in such cases the value of determining under the chapter 4 of the CGST rule। यानी यहाँ पे अगर बताया गया है कि अगर कई कबार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्यों कंसिडर नहीं किया रहता, उसके हिसाब से जो टैक्सेबल सप्लाई होगा वो चैप्टर 4 CGST रूल के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्हेन द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू बी ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर किस तरह से डेट ऑफ सप्लाई हम डिसाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे, सॉरी। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरह से डिसाइड होगा, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ मेंशन किया है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। तो यानी जो भी चीज को, जो भी प्राइस आपने एक्चुअली पे की है या आप पे करने वाले हो, उसे हम ट्रांजेक्शन वैल्यू कहेंगे। तो सेक्शन 15 बोलता है कि सेक्शन 15(1) के अंदर मेंशन किया है दैट्स प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ शैल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ओके, गुड्स और सर्विस दोनों के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी वो एक्सेप्टेबल होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू। फर्स्ट, पहली चीज बता रखी है, वेयर द सप्लाई एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। जो रिलेटेड पर्संस की हमारे पास डेफिनेशन थी, तो ये दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और सेकंड थिंग जो है, इट्स अ सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, यानी एक ही चीज जो सप्लाई की गई है उसी का प्राइस होना चाहिए। दो चीज है, फर्स्ट कि वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, सप्लायर और रिसिपिएंट, और दूसरा वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। When these two conditions are satisfied, the transaction value is taken as taxable value। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम टैक्सेबल वैल्यू कंसिडर करेंगे ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू व्हिच वन शुड नो द इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स मेड इन द ट्रांजेक्शन, यानी कौन कौन सी चीज इसके अंदर आती है और कौन कौन सी चीज नहीं आती है। ओके, सो इंक्लूजन्स ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यूज, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं और जिसके ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। सो गुड्स की जो प्राइस होती है उसके सिवा होता है हमारा दूसरा इंक्लूजन में आता है टैक्सेस। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, केसेस, फीस चार्जेबल लिविड अंडर द एनी स्टैट्यूट, दैट इज कोई भी स्टैट्यूट के हिसाब से अगर हुआ, यानी कोई भी रूल के हिसाब से आपको ड्यूटी लगानी है या केसेस लगानी है या फीस लगानी है। However, the taxes under the CGST Act, XGST, duty GST, goods and service tax, acts not be added if these are charged separately by the supplier to the recipient। ये चीज इसके अंदर ऐड नहीं होगी, यानी ये टैक्सेस इसके अंदर ऐड नहीं होंगे, क्योंकि हम उसी के बारे में कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो उससे उसके सिवा कोई भी टैक्सेस हुए, ड्यूटीज हुआ, केसेस हुआ, फीस हुआ, वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज बता रखी है, दैट इज सप्लायर्स ऑब्लिगेशंस मेड नॉट मेड बाय रिसिपिएंट। The supplier's obligations made by the recipient, yani any amount that supplier is liable to pay in relation to the such supply, यानी कोई भी कीमत अगर उसको चुकानी होगी recipient को, there is any amount of the supplier is liable to pay in relation to the supply, but which has been incurred by the recipient of the supply। यानी कोई भी चीज होगी जो एक्चुअली पे करना है सप्लायर को, लेकिन पे कौन कर रहा है, रिसिपिएंट पे कर रहा है,
So any amount that supplier is liable to pay in relation to the such supply, but has been paid or incurred by the recipient of supply. यानी अगर रिसिप्टेंट वो पैसा पे कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, एंड नॉट इंक्लूडिंग द प्राइस एक्चुअली पे, जो कीमत पे गई है उसके अंदर वो नहीं है, स्वाभाविक है वो उसके अंदर वो कीमत नहीं होगी, क्योंकि वो पे कौन कर रहा है, रिसिप्टेंट पे कर रहा है, और पेबल फॉर द गुड्स एंड सर्विस, ये चीज इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, सप्लायर्स ऑब्लिगेशन हुआ तो दैट्स इंक्लूसिव। दूसरा होता है incidental expenses. Incidental expenses कैसे कहते हैं? That's incidental expenses such as the commission or the packing charges by the supplier to the recipient of the supplier. यानी अगर recipient ने बोला है कि मुझे ऐसा पैकिंग चाहिए, स्पेशल पैकिंग करवा रहा है वो, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस, पैकिंग चार्जेस लगते हैं या कोई कमीशन लगता है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। यानी गुड्स डिलीवर करने से पहले उसके ऊपर जो भी पैकिंग का चार्ज लगा है, या अगर कोई मीडिएटर है तो उसके ऊपर उसका कमीशन भी लगा है, तो वो इसके अंदर इंक्लूजन होगा। यानी ये सारी चीजें ऐड करने के बाद ही जीएसटी लगाया जाएगा। तो पहली चीज हमें बताई टैक्सेस। दूसरा, अगर रिसिप्टेंट ने अगर कोई पैसा पे किया है, जो भी वो बिल के अंदर एक्चुअली नहीं भी लिखा हुआ है, तो उसको ऐड कर देंगे। कोई इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है जैसे कि कमीशन, स्पेशल पैकिंग चार्जेस वगैरह वगैरह, तो वो भी पहले ऐड कर देंगे। उसके बाद मेंशन किया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट और द लेट फीस और द पेनल्टी फॉर द डिलीवरी पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। यानी कोई भी सप्लाई करने से पहले अगर उसके अंदर कोई लेट फी या कोई इंटरेस्ट लगाया गया है डिले पेमेंट की वजह से, तो ये भी इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड होगा। और दूसरी सब्सिडी, दैट इज सब्सिडरी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस, है ना, कोई भी प्राइजेस होगा उसके अंदर सब्सिडी दी गई है, तो सब्सिडी डायरेक्टली उसके साथ लिंक होता है। दैट्स एक्सक्लूजन सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो वो इसके अंदर इंक्लूजन में नहीं आएगी, उसके माइनस कर लेंगे। बाकी का अगर और कोई सब्सिडीज है तो वो उसके अंदर प्राइस के अंदर ऐड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि ऑन 5 जुलाई 2020 Mr. Z है of the Chennai supplies 25 tons of the chemicals to B of Madurai at the rate of 80,000 per ton। यानी एक टन का प्राइस है 80,000 रुपए। ऐसे 25 टन के लिए ऑर्डर दिया है और मिस्टर Z जो है वो चेन्नई से मदुराई भेज रहा है मिस्टर बी को। उसके ऊपर फ्रेट लगाया गया है। डिसाइड्स द चार्जेस आर फॉलोइंग द फ्रेट ऑफ 3,20,000। पैकेजिंग चार्जेस है जिसे हम इंसिडेंशियल चार्जेस में कहेंगे। वेटिंग चार्जेस है, यानी उसका जो वेट किया गया है उसका वेटिंग चार्जेस है। इंस्पेक्शन चार्जेस है एंड कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच आर स्पेशली परचेज बाय मिस्टर जेड टू मैन्युफैक्चर दिस केमिकल। यानी ये केमिकल बनाने के लिए उसने एक्स्ट्रा पैसा जो पे किया था वो पैसा होता है, देयर इज स्पेशल चार्जेस, वो है कॉस्ट ऑफ, वो 1,10,000। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर पर्पज। ये इंस्ट्रूमेंट और किसी में नहीं लगने वाला है, तो स्पेसिफिक आपने बनवाया हुआ है, आपने पैकिंग करवाया तो ऑफ कोर्स इसके अंदर ऐड होगा। इंस्पेक्शन चार्जेस आर डायरेक्टली बॉर्न बाय द मिस्टर बी एंड नॉट इंक्लूडेड इन इनवॉइस। देखो, इंस्पेक्शन चार्जेस जो है वो रिसिप्टेंट को पे करने हैं, डायरेक्टली बॉर्न बाय द बी, ओके, यानी जो परचेजर है वो, ओके, और ये नहीं इंक्लूड होता है इनवॉइस के अंदर। State government has paid the subsidy of 40 lakhs to Z to set up a chemical manufacturing plant in Chennai. This subsidy was paid in the year 1920. B is required to make the payment within the 15 days of supply. Okay, Mr. B को 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। However, the payment is made in October 2020 and the late payment to Z charges the interest of 11,000. Calculate the value of GST. तो इसकी ये बहुत सारी चीजें मेंशन की है। तो हमारा जो रूल है इसके हिसाब से देखा जाए तो 25 टन उसने ऑर्डर किया था, एक टन का प्राइस 80,000 रुपए था। इसके हिसाब से ये गुड्स की कीमत हो जाती है 20 लाख रुपए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारा जो पहली इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस जो होता है, जो इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस होता है जैसे कि फ्रेट है, पैकिंग है वगैरह, तो उसके हिसाब से हमने फ्रेट और पैकिंग चार्जेस ऐड कर दिए। वेटिंग चार्जेस जो है वो 30,000 वो भी ऐड कर दिया। इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन चार्जेस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो बॉर्न बाय मिस्टर बी है। अगर कोई एक्सपेंसेस अगर परचेजर पे करता है तो भी हम ऐड करते हैं। रूल्स में हमने देखा था यहाँ पे सप्लायर्स ऑब्लिगेशन मेड बाय
रिसिप्टेंट, ये हम इसके अंदर था कि कोई भी अगर एक्सपेंसेस रिसिप्टेंट पे करता है तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दैट इज इंस्पेक्शन चार्जेस ऑफ 12,000 रुपीज। ओके, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इससे बनवाया था और किसी में काम नहीं लगने वाला था, ऐसा स्पेसिफिकली लिखा था, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस, यानी उसने अपना स्पेशल केमिकल यानी पैकिंग करवाने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगवाया था, तो वो कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है 40 लाख का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का है, तो हमें बताया गया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देता है तो वो हम ऐड नहीं करेंगे। रूल्स में सब्सिडी के अंदर लिखा था द सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस, वो इंक्लूजन में है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की है तो हम इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। दैट इज गवर्नमेंट सब्सिडी नॉट लिंक विद दिस सप्लाई, मोर इवन इट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो इंटरेस्ट ऑफ द लेट पेमेंट फी, अगर आपने लेट पेमेंट किया तो आपका बनता है 11,000 रुपए। देखो यहाँ पे बताया गया है, हाउएवर द पेमेंट इज मेड इन अक्टूबर 2020 एंड फॉर द लेट पेमेंट Z चार्ज 11,000। डेट ऑफ इनवॉइस जब हमने गुड्स सप्लाई किया था वो गुड्स 5 जुलाई को किया था, ऑन 5 जुलाई 2020 पहले ही बता दिया गया था, और वो पेमेंट कर रहा है अक्टूबर के अंदर, तो ऑफ कोर्स लेट पेमेंट चार्ज लगेगा 11,000 रुपए। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होता है इन सारी चीजों को मिला के 25,47,000। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमारा वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएसटी, यानी 25,47,000 रुपए के ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, जो भी परसेंटेज लगते हैं वो। हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई काउंट करना था। उसके अंदर थोड़े बहुत एक्सक्लूजन भी है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, हमने इंक्लूजन के हिसाब से देखा। अब एक्सक्लूजन के हिसाब से बताया जाता है, तो फर्स्ट सेक्शन 15(3) मेंशन किया गया है। So provided that the value of supply shall not be include any discount which is given as below. Number 1, discount which is allowed before at the time of supply. That is, this discount will not be included in the value of taxable supply. अगर कोई डिस्काउंट है, it is duly recorded in the invoice which is issued in respect of the supply. यानी कोई डिस्काउंट दिया है तो वो अलाउड नहीं करेंगे। डिस्काउंट विच इज अलाउड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दिस डिस्काउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ओके, सेकंड जो है एक्सक्लूडिंग के अंदर, डिस्काउंट दैट अलाउड आफ्टर द डेट ऑफ सप्लाई। देखो दो चीज यहाँ मेंशन की है, यहाँ अलाउड बिफोर सप्लाई लिखा हुआ है, तो वो जो है इज नॉट बीन इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड है। और डिस्काउंट दैट अलाउड आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड। ओके, आफ्टर सप्लाई अगर कोई डिस्काउंट दिया है, दिस डिस्काउंट नॉट बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी वो एक्सक्लूडेड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो पहली शर्त यहाँ पे लिखी गई है, फर्स्ट कंडीशन, सच डिस्काउंट इज गिवन अंडर द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई और स्पेसिफिकली लिंक विद द रिलेवेंट इनवॉइस। यानी अगर पहले से डिसाइड किया गया है कि हम आपके पास से इतना खरीदेंगे तो आप हमें कितना डिस्काउंट दे रहे हो, अगर वो पहले से एग्रीमेंट बनाया गया था तो वो प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जनरली टेंडर में ऐसा होता है कि टेंडर के अंदर आपको अगर कोई कंपनी से ऑर्डर मिला हुआ है और वो ऑर्डर आपको 3 या 4 किस्तों में आपको पे करना है, यानी पूरा करना है, तो उसके अंदर पहले से प्राइस डिसाइड की जाती है या फिर डिस्काउंट डिसाइड किया जाता है। तो अगर बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया हुआ है तो आपको वो एक्सक्लूजन में मिल जाएगा। सेकंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेकंड जो चीज बता रखी है बी पॉइंट के अंदर, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट एज एन एट्रीब्यूटेड टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लायर। ओके, यानी रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई को उसको रिवर्स किया जाता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो सप्लाई है इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो दोनों चीज अगर मेंशन की गई है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपको ये एक्सक्लूजन में मिल जाएगा, दैट इज नॉट इंक्लूड इन द टैक्सेबल सप्लाई। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल है, दैट इज एक्स लिमिटेड, दिस इज अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन भिलवाड़ी, दैट इज महाराष्ट्र। तो ये जो है भिवानी इज जनरली गिव्स अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% इन द लिस्ट ऑफ द प्राइस व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड बाय द
During December 2020, it offers the Christmas bonanza, under which special Christmas discount of 10% is given on the list price of all the producers to distributors in addition to the normal discount. यानी 20% तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन क्रिसमस बोनांजा के अंदर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा जो लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर. तो ऑल द प्रोडक्ट्स to the distributors in addition to the normal discount of 20%. ए लिमिटेड की बात करें, ये है आपका एक्स लिमिटेड, यानी सप्लाई करने से पहले डिसाइड किया गया. ए लिमिटेड, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्रॉम कर्नाटक, परचेज 1000 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट बिस्कुट. लिस्ट प्राइस बता रखी है 40 रुपीज, पैकेट 118 ग्राम का है. ऑन 30th November 2020, 2000 packets of the same biscuits on the 1st December 2020. Calculate the value of the goods under the GST Act. तो यहाँ पे पहले बताया गया है कि पहला 1000 पैकेट्स की बात करते हैं. सो 1000 पैकेट्स उसने ऑर्डर कब दे दिया था चॉकलेट बिस्किट का, तो ऑन 30th November 2020 का. तो 40 बिस्किट का पैकेट 40 प्राइस है, 1000 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए उसकी कीमत बनती है. ओके, ये जो हो गया आपका 40,000 रुपीज. अभी डिस्काउंट 20% तो मिलने वाला है. ओके, तो ये डिस्काउंट के हिसाब से हो गया आपका 8,000 रुपए. ओके, 40,000 का 20% आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा. क्रिसमस बोनंजा जो है, ये जो है वो नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? देखो, आपको ऑर्डर कब दिया, ये 30th November को, और ये जो क्रिसमस बोनंजा है वो कब डिसाइड किया था, that is in December 2020 को. So December 2020 को डिसाइड किया है. उससे पहले अगर आप डिस्काउंट देते हो, यानी उससे पहले अगर आप गुड्स परचेस करते हो, तो उसके अंदर आपको क्रिसमस बोनंजा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही. ओके, दैट इज सच डिस्काउंट इज गिवन अंडर द एग्रीमेंट एंटर इनटू और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई. उससे पहले हो जाना चाहिए. हम यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं 30th November को, और ये जो बोनांजा ऑफर है वो डिसाइड होती है दिसंबर को. सो ऑफ कोर्स हमें ये नहीं मिलने वाला है, उसकी प्राइस हो जाएगी 32,000. अब दूसरा 2000 पैकेट का ऑर्डर मिल रहा है हमें ऑन 1st December को, कि भाई हमने जो मिस्टर ए ने सुना कि भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वेरी नेक्स्ट डे उसने एक दिन छोड़ के 1st December को दूसरा ऑर्डर दे दिया. तो दूसरे ऑर्डर के हिसाब से 2000 पैकेट का अगर 40 रुपए के हिसाब से काउंट होगी प्राइस, तो 80,000 रुपए हो जाएगा. ओके, 80,000 का 20% नॉर्मल डिस्काउंट तो सबको मिलता है. तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 16,000 रुपए उसको डिस्काउंट मिल गया, और एडिशनल 8,000 रुपीज, यानी एडिशनल 10% डिस्काउंट भी उसको मिल गया, क्योंकि ये ऑर्डर उसने दिया था 1st December को. यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी सिचुएशन 2 के अंदर वो सेटिस्फाई हो गई कि डिस्काउंट जो होता है वो बिफोर डेट के अंदर एप्लीकेबल होना चाहिए. ओके, तो ये 56,000 हो जाएगा. तो ऐसे होता है कैलकुलेशन जब कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता है जिसके अंदर हमारा जो भी टैक्स लेवल होगा, किस तरह से डेट ऑफ अमाउंट होगी, और कौन सा एक्सक्लूजन है, कौन सा इंक्लूजन है. आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और टॉपिक के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हैव अ नाइस डे.